पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 75 यानी कार्यपत्रक संख्या 75 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम ज्योग्राफी भूगोल के सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 21 जनवरी 2021। चलिए हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारा पहला क्वेश्चन है द्वाब से संबंधित है, यानी दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है। दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है हमें बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, द्वाब, दून, द्रोणी, महाखंड। तो दो नदियों के बीच का भाग है वो द्वाब कहलाता है। दो का अर्थ होता है दो और आप का अर्थ होता है जल, यानी दो नदियों के बीच का भाग। जैसे पंजाब है तो पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर 5 नदियों की भूमि है, तो वहाँ पर पंजाब है। अगर वहाँ पे 6 नदियाँ होती तो हो सकता है पंजाब का नाम छहाब भी हो सकता था। उसके बाद दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि विश्व का सबसे बड़ा आवासीय द्वीप किस नदी में है, यानी कि यहाँ पे खालिस्तान दिया गया नदी में स्थित है, हमें ये बताना है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में। द्वीप क्या होता है, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारे नदी द्वीप पाए जाते हैं। नदी द्वीप कब बनते, जब जो बहाव है, ढाल है, वो कम हो जाए, तो गाद वगैरह वो बीच में ही, नदी के बीच में ही जमा हो जाता है, तो ऐसे द्वीप बन जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा आवासीय द्वीप है और उसका नाम है माजुली द्वीप। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा। जो थर्ड क्वेश्चन है, सही या गलत बताइए। हमें सही या गलत बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सतलुज तथा काली नदियों के बीच, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी है, उनके बीच स्थित जो हिमालय, उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। हमें बताना है ये सही या गलत। तो हमारा उत्तर रहेगा ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया, चौथा जो प्रश्न दिया गया कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पथ जो है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम हमें बताना है। तो ये ऑप्शन दिए गए कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो हमारा उत्तर रहेगा कन्नड़ तट, उसको कन्नड़ तट कहा जाता है। अगर हम दक्षिण के अगर पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें, पश्चिमी तटीय मैदान आपने मैप में देखा भी होगा, अगर उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से फैला हुआ है। जो गोवा तक का भाग है उसको बोलते हैं कोंकण तट, और गोवा से लेकर के जो कर्नाटका का भाग है उसको बोलते हैं कन्नड़ तट, और कर्नाटका से नीचे जो केरला का भाग आ जाता है उसको बोलते हैं मालाबार तट। तो यहाँ पे पूछा गया गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय जो पट है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कन्नड़ तट। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, पांचवा जो क्वेश्चन रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन है कि खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। हमें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उसका नाम बताना है, तो है चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, यानी स्रोत आधारित प्रश्न है। अनुच्छेद हमें दिया गया जिसको आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न है। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट दिया गया उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम लिखने हैं। तो उत्तरी मैदान की या हिमालय की भी कहें तो यही 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ, सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। जब नदी प्रणाली हम शब्द प्रयोग करें तो इसका अर्थ है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ। तो ये 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट दिया गया है, सेकंड पार्ट है उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य तौर पर किस मृदा से हुआ है, किस मिट्टी से हुआ है। तो ये हम सभी को ऑलरेडी पता है कि उत्तरी मैदान है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम का जो मध्यवर्ती भाग है वो सभी उत्तरी मैदान का हिस्सा है। हमारा थर्ड पार्ट है नदी द्वीपों का निर्माण क्यों होता है। नदी द्वीपों का निर्माण क्यों होता है या कैसे होता है। नदी के निचले भागों में, जैसे नदी पर्वतीय इलाकों से निकली तो ये हो गया ऊपरी भाग, जब मैदानी इलाकों में बहती तो ये हो गया उसका मध्यवर्ती भाग, जब वो समुद्र में गिरने वाली होती है जहाँ पर ढाल कम होता है तो उसको बोलते हैं निचला भाग। ओके, तो नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति और शक्ति दोनों कम हो जाती है। गति कम हो गई तो इसका मतलब शक्ति भी कम हो गई, तो अपने साथ जो गाद लेकर के आती है वो गाद वहीं रास्ते में जमा हो जाता है। इससे नदी द्वीपों का निर्माण होता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें नदी द्वीप काफ़ी अधिक पाए जाते हैं और माजुली द्वीप
विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप है। उसके बाद हमारा फोर्थ जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो स्रोत आधारित प्रश्न है, उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र कैसे है। यानी यहाँ पर कृषि है वो विकसित अवस्था में, उसके कारण बताने कि कृषि इतनी अच्छी क्यों होती है यहाँ पर। पहला, यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। दूसरा, यहाँ पर पर्याप्त जल की उपलब्धता है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों हजारों नदियाँ बहती है। तीसरा, यहाँ की जलवायु भी कृषि के लिए उपयुक्त है। तो इन तीनों कारणों के कारण ये मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया दून से आप क्या समझते हैं। तो मध्य हिमालय और महान हिमालय, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हिमालय क्या है, चाप के आकार में, और वो 3 श्रृंखलाएं हैं। चाप के आकार में क्या है, 3 श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर जो मध्य हिमालय और महान हिमालय, ये मध्य हिमालय जो बीच का भाग है और ये सबसे अंदर का जो भाग है ये महान हिमालय, इनके बीच में घाटियाँ पाई जाती है। उन घाटियों को दून कहते हैं। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये जो शहर हैं, ये जो इलाके हैं वो इसी प्रकार की घाटियों में स्थित है, दून में ही स्थित है। ओके, तो ये क्या है, घाटियाँ कहाँ पाई जाती है, मध्य और महान हिमालय के बीच में पाई जाती है। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन रहेगा, ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बांगर और खादर में अंतर बताना है। ओके, 3 अंतर बतानी हमें केवल। खाद्र है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी दोनों ही जलोढ़ मिट्टी है। खाद्र है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जबकि बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खाद्र है वो नदी के समीप यानी कि नदी के पास की निम्न भूमि होती है जिसमें हर साल बाढ़ आ जाती है, जबकि बांगर है वो नदी से दूर की उच्च भूमि है। क्योंकि उच्च भूमि है और दूर भी है, इसलिए यहाँ पे हर साल बाढ़ नहीं आती, इसलिए पुरानी मिट्टी रह गई। खाद्र है क्योंकि ये नवीन जलोढ़ है इसलिए अधिक उपजाऊ है, जबकि बांगर है वो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। ये नहीं लिख सकते कि उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ है लेकिन कम उपजाऊ है। तो ये 3 अंतर रहेंगे, खाद्र नवीन जलोढ़, बांगर पुरानी जलोढ़। खाद्र निम्न भूमि, बांगर उच्च भूमि। खाद्र अधिक उपजाऊ है जबकि बांगर है वो कम उपजाऊ है। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन रहेगा। 9th जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रायद्वीपीय पठार आप सभी को पता है कि हमारा जो दक्षिण भाग है उसमें प्रायद्वीपीय पठार है वो स्थित है, जिसके एक तरफ पश्चिमी तटीय मैदान है, दूसरी तरफ पूर्वी तटीय मैदान है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो हमें प्रायद्वीपीय पठार है उसकी विशेषताएं बतानी है। पहले कि प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण में स्थित है, जो 3 ओर से पानी से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। यानी जो भूमि 3 ओर से पानी से घिरी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार है वो त्रिभुज के आकार में है। किसके आकार में, त्रिभुज के आकार में। इसको 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, मध्य उच्च भूमि जो नर्मदा नदी के उत्तर में आता है, और नर्मदा नदी के जो दक्षिण का भाग होता है उसे कहते हैं दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार खनिज संपदा और वन संपदा में धनी है। इसे खनिज का स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है, खनिज का भंडार गृह भी कहा जाता है। हमारे देश के 85% जो खनिज है वो इसी पठारी भाग में मिलते हैं। 5वां जो विशेषता है, यह भूभाग कृषि के लिए कम उपयुक्त है, ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। ये हमारे देश के जितने भी भूभाग है उसमें से सबसे पुराना भूभाग है। तो ये 5 आसान सी विशेषताएं रहेगी जो हमें लिखनी है। उसके बाद 10th क्वेश्चन दिया गया है। 10th क्वेश्चन, भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यानी इसमें विविधताएं हैं हमारे देश में, तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर हम देना चाहें तो 20-30 एग्जाम्पल आसानी से दे सकते हैं। हमें सिर्फ 5 एग्जाम्पल देने, तो हम 5 एग्जाम्पल कौन से लेंगे जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं कि भारत को भौतिक लक्षणों के आधार पर 6 भूभागों में बांटा जा सकता है। तो हम उन्हीं 6 भूभागों की बात करेंगे। तो यहाँ पे भारत में अत्यधिक भौतिक विविधता पाई जाती है, जिसके आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो हिमालय प्रदेश। यह भारत के उत्तर में नवीन पर्वत है। यह न केवल भारत की जलवायु को प्रभावित करता है बल्कि यह सदाबहानी नदियों का भी स्रोत है। यानी कि ये जो भूभाग है अलग है। अब जो दूसरा भूभाग है हिमालय के दक्षिण में, वो इससे भी अलग है, यानी ये विविधता को प्रदर्शित करता है। वो है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। यह मैदान अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल उपलब्धता के कारण कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है और घनी जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। उसके बाद तीसरा जो भौतिक विभाजन है, यानी जो विविधता को प्रदर्शित कर रहा है, तीसरा भाग है थार का मरुस्थल। यह भाग भारत के पश्चिम में स्थित है, मुख्य तौर पर राजस्थान का भाग है ये। यहाँ वनस्पति और जल का अभाव है और रेत के टीले ज़्यादा पाए जाते हैं।
उसके बाद फोर्थ जो विभाजन है, यानी कि ये जो चौथा भाग है, ये इन तीनों से भी अलग है। यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें हम, यह पठारी भाग खनिज तथा वन संपदा में धनी है, हालांकि कृषि के लिए थोड़ा कम उपयुक्त है। उसके बाद छठा भूभाग भी है जो इन सभी भूभागों से अलग है, वो है तटीय मैदान। तटीय मैदान वैसे तो मिट्टी के आधार पर देखें तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान की तरह ही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन यहाँ की जलवायु अलग है। तटीय मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित उपजाऊ मैदान है। उसके बाद छठा जो भूभाग है वो है द्वीप समूह। मुख्य भूमि के अलावा लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत के भूभाग है। तो भारत विश्व के उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिसमें सभी प्रकार के जो भूआकृतिक विशेषताएं हैं वो पाई जाती है। ऐसे किसी और देश में मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट।